मैं नरेंद्र सिंह आज हमारी पाठ्य पुस्तक का दूसरा लेशन भाषा की ओर यात्रा के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। भाषा की ओर ये यात्रा करता है। इसके लेखक हैं लेखक राहुल सातत्यायन और यह यात्रा कथा 1930 में लिखी गई। इस यात्रा कथा के प्रमुख पात्र हैं लेखक राहुल जी। सुमति एक बौद्ध भिक्षुक है और ये लेखक को ल्हासा की यात्रा के दरमियान मिल गया, सहयात्री बन गया था। और तीसरा पात्र है नमसे। पहला पात्र लेखक राहुल जी घुमक्कड़ स्वभाव के साहसी व्यक्ति हैं, कष्टों का सामना करने में सक्षम हैं, अध्ययनशील हैं, महापंडित हैं, अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं, उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। समुद्री एक मंगोल भिक्षुक है, लोकप्रिय व्यक्ति है, धार्मिक, सरल, शांत, मिलनसार, स्नेही और एक अच्छा इंसान है। ये सुमति लेखक को ल्हासा की यात्रा के दरमियान मिल गए। और अंतिम और तीसरा पात्र है नमसे शेखर की खेती का ये मुखिया व्यक्ति है, बौद्ध भिक्षुक है, विनम्र, सज्जन, स्नेही व्यक्ति। आइए अब इस लेसन को मैं आपके सामने थोड़ा पढ़ के बताता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। हिंदी पाठ्य पुस्तक को आपको कैसे पढ़ना है, लेसन को कैसे पढ़ना है, इसके बारे में संक्षेप में मैं आपको एक नमूना दिखा रहा हूँ। आप घर में भी इस प्रकार पढ़ने का अभ्यास कीजिए। ल्हासा की ओर, वो नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता है। फरी कलिंगपोन का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिक्षुकों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तभी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग ही बना के मिट्टी के बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। इस प्रकार पुस्तक से आपको पढ़ना है। ल्हासा की ओर ये जो यात्रा कथा है, इस यात्रा कथा में लेखक ने तिब्बत की यात्रा, नेपाल के रास्ते से तिब्बत की यात्रा करते समय लेखक को रास्ते में किन किन कठिनाइयों का सामना पड़ा और ल्हासा तिब्बत की राजधानी तक इस यात्रा के दरमियान उसने क्या क्या वहाँ देखा, ये सब का वर्णन यहाँ पर है। सन 1929-30 की ये घटना है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा भिखारी के छद्म वेश में की थी।
इस यात्रा वृत्तांत में तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है। इस पाठ में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तिब्बत में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता। कहीं कहीं पहाड़ों पर तो ना तो बर्फ है ना हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान है, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और कपड़ों से रंग बिरंगी झाड़ियों से सजाया जाता है। लासा की ओर यात्रा कथा है और इसमें यात्रा का वर्णन है। लेखक जिस स्थान की यात्रा करते हैं उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, रीति रिवाज, सामाजिक स्थितियों की जानकारी यहाँ दी गई है। तो आइए अब इस कथा को मैं आरंभ करता हूँ। ध्यान से सुनिए कि क्या क्या घटनाएं घटती हैं और किस प्रकार यह यात्रा लेखक की चलती है। सबसे पहले नेपाल तिब्बत मार्ग पर लेखक ने क्या देखा और क्या अनुभव किया उसके बारे में वर्णन है। नेपाल तिब्बत मार्ग यह तिब्बत जाने का प्रमुख मार्ग है। पहले ये रास्ता नहीं खुला, बाद में खुला और भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से फिर होने लगा। यह सैनिक मार्ग था। आज भी इस पर अनेक सैनिक चौकियां बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं। कभी यहाँ चीनी सेना रहा करती थी। आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ किसानों ने यहाँ पर अपना घर बना लिया है। तिब्बत का सामाजिक जीवन, उस समय तिब्बत का समाज कैसा था? तिब्बत के जीवन में अनेक आराम और खुशियों के पल थे। समाज में जाति पाति और छुआछूत नहीं था। औरतें पर्दा नहीं करती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर के अंदर आने की अनुमति थी और उनके कहने पर सास या बहू उनके लिए चाय बना दिया करती थी। महिलाएं पुरुषों से किसी का भय नहीं करती थी। वहाँ एक विशेष प्रकार की चाय बनाई जाती है जिसमें मक्खन और सोडा मिलाकर मिलाया जाता है और इसे एक मिट्टी के बर्तन में परोसकर दिया जाता है। लेखक जब इन किलों से आगे बढ़े तो एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे राहदारी यानी रास्ते पर चलने का टैक्स मांगा। लेखक ने अपनी और सुमति की रसीद उसे दिखा दी। सुमति के जान पहचान के कारण उसे मोहल्ला की आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब लेखक घोड़े पर सवार होकर इस यात्रा पर आए थे तो उन्हें अच्छी जगह नहीं मिली थी। इस कारण उनको गरीब के एक झोपड़े में रहना पड़ा था। इस बार वो भिखमंगों के भेष में। लेखक भिखमंगे के भेष में क्यों आया? कारण तिब्बत के ल्हासा का जो ये यात्रा का स्थान है बहुत खतरनाक है, सुनसान स्थान है, निर्जन स्थान है, डाकू का स्थान है। इसलिए लूटपाट और हत्या यहाँ आम घटना है। इस कारण से लेखक भिखमंगे के भेष में। डांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। इसके दोनों तरफ मीलों कोई गांव नहीं है। नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, मोड़ हैं और निर्जन स्थान है। दूर दूर तक कोई आदमी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। यह डाकुओं के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान है
इसलिए यहाँ डाकू बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। यहाँ पुलिस की या कानून की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए यदि खून हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ जो डाकू रहते हैं वे पहले आदमी को गोली मार देते हैं, फिर वो लूटपाट करते हैं। यहाँ के लोग अपने जीवन रक्षा के लिए बंदूक पिस्तौल लेकर चलते हैं। लेखक और सुमति भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उन्हें डाकुओं से कोई खतरा नहीं था। जहाँ उनको कुछ खतरा नजर आता तो वे टोपी उतारकर भीख मांगने लगते थे। अगले दिन उन्हें 16-17 मील की ऊंचाई पर लंगकोर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़ा किराए पर ले लिया। दोपहर के समय वे डांडे पर पहुंचे। 17-18 हजार फीट की ऊंचाई थी। दाहिनी तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां थी, भीड़ की तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे, बर्फ थी, हरियालियां थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, सिंगों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। अब उतराई का स्थान था। लेखक का घोड़ा बहुत धीमा चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो वो पीछे जाता। बड़ा सुस्त था ये घोड़ा। आगे दो रास्ते थे। लेखक रास्ता भटक गया, बाएं रास्ते पर चला गया, जबकि उसको दाएं रास्ते पर जाना था। 1.5 मील आगे चलने के बाद उसको अपने गलत रास्ते का एहसास हुआ कि रास्ता वो भटक गया है, गलत रास्ते पर आ गया है। फिर वापसी की यात्रा आरंभ की। शाम के 4-5 बजे वो सुमति के पास पहुंचा। सुमति उसका इंतजार कर रहा था, वह गुस्से में था। लेकिन जब लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वो शांत हो गया। लंगकोर में वे एक अच्छी जगह ठहरे, जहां उन्हें खाने के लिए सत्तू, चाय और गरम गरम थुक्पा मिला। थुक्पा एक खाद्य पदार्थ है। अब वे तिरंगी के विशाल मैदान में थे। उसके चारों ओर पहाड़ियाँ थीं। विशाल मंदिर के भीतर भी एक पहाड़ी थी, जिसका नाम तिरंगी समाधि गिरी है। इसके आसपास अनेक गांव हैं, जिनमें सुमति के जान पहचान के बहुत सारे लोग रहते हैं। सुमति सब जगह जाना चाहते थे, सब लोगों से मिलना चाहते थे, और वे अपने गंडे जो बौद्ध गया से वो लेकर आए थे, वो सबको देना चाहते थे। गंडे पत्ती चीरी पत्तियों से बनते हैं। गंडे खत्म हो जाने पर वे और कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे। बौद्ध गया का ये पवित्र कपड़ा है। लेखक ने सुमति को दूर के गांव में ना जाने के लिए राजी कर दिया। तिब्बत में बहुत धूप होती है। जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो स्थान बहुत गर्म होता है। इतना गर्म होता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। चलने के लिए सिर पर कपड़ा रखना पड़ता है। और जहाँ छाया होती है वो स्थान बर्फ जैसा ठंडा होता है। धूप से बचने के लिए लेखक ने अपने सिर पर कपड़ा रख लिया। आगे की यात्रा आरंभ हुई। तिब्बत की जो जमीन है वो छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का काफ़ी हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। जब जागीरदार बेगार मजदूर से खेती कराते हैं, खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षुक आता है, जिसे राजा जैसा सम्मान दिया जाता है। लेखक और सुमति शेखर बिहार पहुँचते हैं। उनका मुखिया भिक्षुक नमसेन यह एक सज्जन व्यक्ति हैं, और लेखक और सुमति भिक्षु के भेष में होने के बावजूद वे उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, प्रेम से मिलते हैं। यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर है, जहाँ पर बुद्ध के उपदेशों को, वचनों को एक मोटी पुस्तक के रूप में लिखा गया है।
हस्तलिखित ये पोथियाँ मोटी मोटी पोथियाँ हैं। लेखक इन पोथियों को देखकर उन्हें पढ़ने के लिए वहाँ बैठ गया। मोटी मोटी अक्षरों से लिखी हुई थी ये पोथियाँ। एक एक पोथी कम से कम 15-15 किलो की होगी। लेखक इन पुस्तकों को पोथियों को पढ़ने में लग गया। श्रीमती यजमान के पास अपने चिर परिचित बहुत सारे लोगों के पास जाने के लिए अनुमति मांगते हैं। लेखक उन्हें अनुमति दे देते हैं। फिर वे अगले दिन भिक्षु तमसे से विदाई लेकर आगे की यात्रा पर निकल जाते। इस प्रकार इस कहानी में इस एक यात्रा कथा में अनेक लेखक को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में लेखक बताता है कि यहाँ जीवन सुरक्षित नहीं, ल्हासा की यात्रा में जीवन सुरक्षित नहीं है। इसलिए लेखक को भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ती है। ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती है। लेखक को यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। उन्हें जो घोड़ा मिला था वो बड़ा सुस्त था, आलसी था और लेखक गलत रास्ते में भी चला गया, अपने साथियों से बिछड़ गया, जिससे उसको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना। लेखक को यात्रा के दरमियान कोई कुली नहीं मिलने के कारण अपना सामान खुद उठाना पड़ा। अधिक ठंड और अधिक धूप का लेखक ने सामना किया या उनको सामना करना पड़ा। तात्कालिक तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं था। अधिकतर लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लेकर चलते थे। डाकू यात्रियों को लूट लेते थे, यात्रियों को मार डालते थे और उसके बाद उनको लूट लेते थे। खूनी व्यक्ति को पकड़ पाना असंभव था, कारण यहाँ कोई गवाह नहीं था। यात्रियों को हमेशा अपनी जान का भय बना रहता था। इस प्रकार इस कहानी में तात्कालीन समाज के बारे में भी बताया गया है। तिब्बती समाज में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित थीं। वे लोग जाति पाति और छुआछूत को नहीं मानते थे। औरतें पर्दा नहीं करती थीं। वे अपरिचित व्यक्ति से भयभीत भी नहीं होती थी। वे स्वतंत्र जीवन निर्वाह करती थीं। सहज भाव से अतिथियों का स्वागत करती थीं, उनकी सेवा करती थीं। वे अतिथियों के लिए अच्छी चाय बना कर देती थीं। वहाँ की औरतों को पुरुषों से किसी प्रकार का भय नहीं था। तिब्बती लोग चाय में मक्खन और सोडा डालकर पीते हैं। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरों में बटी थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ बौद्ध मंदिर हैं। बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं जिनको भिक्षु कहा जाता है, और ये उन्हीं के हाथ, खेती बाड़ी का काम उन्हीं के हाथ में होता है। अपने अपनी जागीरे में हर एक खरीदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में उसे मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा की तरह होता है और सब उसका सम्मान करते हैं। सीकर की खेती के मुखिया भिक्षु नाम से एक सज्जन व्यक्ति हैं। वे बहुत प्रेम से सबसे मिलते हैं। तिब्बत में खेती का काम जागीरदार कराते हैं, क्योंकि वहाँ की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई है। उन्हें बेकार बिना पैसे के मजदूर भी मिल जाते हैं। तो तिब्बत में खेती की देखरेख का उत्तरदायित्व भिक्षुओं का है। उन्हें राजा के समान आदर सम्मान दिया जाता है। डांडे, एक प्रश्न आता है। डांडे, तिब्बत में सबसे ऊंचे स्थान को डांडे कहते हैं।
ये 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई में स्थित हैं। इनके चारों ओर कोई गांव नहीं है, नदियों के मोड़ हैं, पहाड़ हैं, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता है। डाकुओं के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। तिब्बत में हथियार रखने का कोई कानून नहीं, इसलिए सरकार की खुफिया विभाग और पुलिस पर यहाँ कोई खर्च नहीं किया जाता है। लोग अपनी सुरक्षा के लिए पिस्तौल बंदूक लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार इस यात्रा कथा में तत्कालीन समय के तिब्बती समाज और भौगोलिक स्थिति परिस्थितियों का यहाँ पर वर्णन किया है। इसमें लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन बड़े रोचक ढंग से किया है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने यह यात्रा एक भिक्षुक के रूप में की थी। लेखक ने नेपाल से तिब्बत के मार्ग पर एक यात्रा की थी, जो एक सैनिक रास्ता था, जहां लेखक एक पुराने चीनी किले में चाय पीने के लिए रुकता है। वहां से सुमति के साथ चाय पीने के बाद लेखक सबसे कठिन स्थान डोंडा पहुंचता है। वह तिब्बत में सबसे अधिक खतरे की जगह है, जहां डाकू व्यक्तियों को मारकर लूट लेते हैं। लेखक और सुमति जहां भी खतरा देखते थे, वहां कुची कर भीख मांगने लगते थे। लेखक के आग्रह पर सुमति ने 2 घोड़ों की व्यवस्था लंकाकोर तक के लिए की, परंतु लेखक अपने घोड़े के धीरे चलने के कारण रास्ता भटक जाता है और सुमति आगे निकल जाता है। बहुत देर बाद लेखक लंकाकोर पहुंचता है और सुमति से उसकी भेंट होती है और वहां रात को उसे गर्मा गर्म सत्तू, चाय और थुक्पा मिलता है। अब ये दोनों पेंगरी के विशाल मैदान में पहुंचते हैं, जहां आसपास के गांव में सुमति के अनेक जान पहचान के लोग रहते हैं। लेखक सुमति को दूर दूर गांव में ना जाने के लिए तैयार कर लेता है। अगले दिन में तेज धूप में चलते शेखर विहार पहुंचते हैं। वहां के मुखिया भिक्षुक नब से उन दोनों का अतिथि सत्कार करते हैं। लेखक वहां की एक बौद्ध मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों को पढ़ते हैं और सुमति अपने जान पहचान के लोगों से मिलने चला जाता है। फिर अगले दिन वे भिक्षुक नमसे से विदाई लेकर आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार लहसा की यात्रा की यही घटना है। अब आपको इस पाठ को जो एडिशनल प्रैक्टिस किताब आपको दी गई है स्कूल से, हार्बर प्लेस से लिखी हुई है ये एडिशनल किताब, उसमें इस पाठ की समरी को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से वो लिखी गई और प्रश्नोत्तर आपको बनाना है। हर पाठ का प्रश्नोत्तर 10 शुरू से 1 से लेकर 10 प्रश्नोत्तर के रूप में लिखना है। तो आप के पास से कोई गाइड बुक है तो गाइड बुक से भी पढ़िए और प्रश्नोत्तर को लिखिए। हिंदी कापी, क्षितिज प्रश्नोत्तर कापी, उसमें आपको प्रश्नोत्तर लिखने हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 10 प्रश्नों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रश्नों में पहले प्रश्न लिखें, तो उसके बाद उत्तर लिखें। आप उत्तर किसी भी गाइड बुक से लिख सकते हैं या टेस्ट पेपर से भी लिख सकते हैं, गोल्डन गाइड, ऑल इन वन या दूसरी को भी आपके पास फाइल बुक है उससे आप लिख सकते हैं। लेसन को आरंभ करने से पहले शब्दार्थ के रूप में 5 या 10 शब्दार्थ जो आपको कठिन लगते हैं उसको लिखिए, उसके बाद प्रश्नोत्तर लिखिए। ये लेसन ध्यान से पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार, और पढ़ने के बाद यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फोन करके भी पूछ सकते हैं या स्कूल खुलने पर भी पूछ सकते हैं। अब इसके बाद 2 लेसन के प्रश्नोत्तर आपको लिखने। पहला लेसन 2 बैलों की कथा, प्रश्नोत्तर लिखिए, और दूसरा लेसन भाषा की ओर, इसका भी प्रश्नोत्तर लिखिए। अब इसके बाद हम आपको कविता पढ़ाएंगे।
आपको कविता पढ़ाएंगे और उसके बाद हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। तो कविता जो आपको पढ़नी है, पहली कविता है, उसको आप अपनी किताब से खोलिए और पढ़िए। आपका पहले पढ़ लेने से मेरे को समझाने में आसानी हो जाए, तो इसलिए आप पहले उसको पढ़ लीजिए। अब 2 लेसन पोइट्री पढ़ाया जाएगा, 2 प्रोज हुआ है, 2 पोइट्री पढ़ाया जाएगा, 2 ग्रामर पढ़ाया जाएगा और 2 कृतिका पढ़ाया जाएगा। 2 लेसन हर पुस्तक से पढ़ाया जाएगा। ग्रामर में हमने आपको एक पाठ पढ़ा दिया है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट जो लेसन है उसको हम आपको पढ़ाएंगे और उसको समझाएंगे। कृतिका का 2 लेसन है, दोनों को पढ़ाया जाएगा। ध्यानपूर्वक आप सुनिए, उसकी क्या कथा वस्तु है, क्या कथानक है उसका, और उसको हमारे से पढ़ने के बाद आप घर में हर्बर प्रेस के द्वारा लिखी गई एडिशनल प्रैक्टिस बुक जो है उससे उसकी समरी को पढ़ें। कविता का जो प्रश्न उत्तर है वो भी वहाँ से आप पढ़ें, क्योंकि उसमें जिस तरीके से उत्तर लिखा है वो बड़ी आसानी से, आसान शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, इसलिए आप बहुत अच्छे से उसको पढ़कर समझ सकते हैं। आपके लिए विषय आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ चुका हूँ, उस किताब को मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप भी वहाँ पर उस किताब को लेकर पढ़िए। अगर आपने वो पुस्तक खरीद लिए तो बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, और यदि नहीं खरीदे हैं तो स्कूल में पुस्तकें बेची जा रही हैं, कापियाँ बेची जा रही हैं। आप अभी तुरंत आइए और पुस्तक कापी जो भी खरीदना है आप खरीद लीजिए और घर में इसी लेसन को पढ़िए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके।